हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? एक बार कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिए। उम्मीद करते हैं आप काफी ज्यादा बेहतर होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे होंगे। और उसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आइए हम इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और यह वीडियो मुख्य रूप से फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स के जितने भी हमारे जुझारू छात्रगण हैं वो एक बार जल्दी से हमारे साथ लग जाइए। और आज हम आपके सामने टारगेट बनाए हैं टोटल 35 क्वेश्चनों का। और इसमें 35 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये 35 क्वेश्चन का जवाब अगर पता है तो हम पक्का चैलेंज करते हैं, आपको 32 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई नहीं रोकेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की औकात नहीं है कि आपको 32 प्लस करने से रोक जाए। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल्स के साथ सारे आंसर बताने वाले हैं। सारे आंसर जो होंगे 100% शुद्ध और सटीक होंगे। तो बिना विलंब किए आइए देखते हैं कि जो आज का मेरा पहला क्वेश्चन होता है इस वाले ग्रुप से वो क्या होता है। आपके स्क्रीन पर आ रहा है जो ये इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न का जवाब क्या होगा, एक बार प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है बाबू? तो आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। मतलब विलग का अर्थ होता है अलग अलग, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अलग अलग हैं और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस आर है, दूरी का मान आर है, तो आप पढ़े होंगे कूलाम का नियम, जिसके द्वारा ये जो बल होता है समानुपाती होता है इन इलेक्ट्रॉनों के परिमाणों के, अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की जो दूरी होती है आर है जो है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन यहां सवाल फंसाया है बाबू। सवाल क्या है कि समानुपाती किसके होता है ये बताओ आप। तो जब समानुपाती की बात है तो आप यहां आर स्क्वायर का पावर कर लेंगे आर का पावर -2, अर्थात ये जो एफ होता है अब होने लगा आर का पावर -2 के समानुपाती। मैच करिए ऑप्शन कौन सा, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में आर का पावर -2 के समानुपाती होता है। अगर ये सवाल व्युत्क्रमानुपाती में पूछा होता तो क्या जवाब देते? तो इसका जवाब आप देते आर स्क्वायर। मतलब आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, तो 1/r स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का। पहले क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं। पहला का जवाब हुआ था क्या, ये आपका सी। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जवाब क्या पता है आपको? नहीं पता? आइए बताते हैं क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत फ्लक्स आप पढ़े होंगे कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से दर्शाते हैं और फाई का वैल्यू होता है E इंटू ए, मतलब E और A के गुणनफल से हम लोग विद्युत फ्लक्स के बीमा निकाल सकते हैं। अब देखिए एकदम बेसिक तरीके से E जो होता है आप पढ़े होंगे F/Q के बराबर होता है और इनटू में आप A लगा लीजिए। अब सारी बीमा आप इजीली निकाल पाएंगे। ये देखिए आपके सामने बल आ गया, बल की बीमा होती है mLT-2 और उसके बाद Q, तो Q का बीमा होता है IT और यहां पर आपके सामने A है तो A की बीमा अर्थात क्षेत्रफल की बीमा जो होती है वो होता है L स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। M सबसे पहले आया, L देख लीजिए, L का पावर यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, टोटल 3 हुआ। T का पावर देख सकते हैं एक नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 और I का पावर हो जाएगा इनवर्स। मैच करिए जल्दी से, तो बाबू जल्दी से मिलाइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, वो है बी ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। एकदम कमर कस लीजिए, एकदम कमर की पेटी बांध लीजिए और इस क्वेश्चन को देखते जाइए। 35 क्वेश्चन कराएंगे जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएगा। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। वेक्टर P विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसे पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या है? बल आघूर्ण टाई पूछ दिया। बल आघूर्ण जो होता है टॉर्क्यू, जिसको हम लोग दर्शाते हैं टाई से, उसका सूत्र आपसे पूछ दिया गया। तो टॉर्क्यू का सूत्र आप लोग को याद है, पढ़ा चुके हैं। यह होता है वेक्टर P इंटू अर्थात क्रॉस वेक्टर E और यह मिलता है किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, अर्थात इस प्रश्न का मेरे प्यारे सही साथी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चौथा प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, इसका जवाब होगा क्या? दम तड़का लगा लीजिए और बताइए 100 क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने पर किया गया कार्य कितना है? सवाल का पॉइंट समझिए, समविभवी सतह, तो याद रखेंगे कि समविभवी जो भी सतह होता है उसमें चाहे जितनी भी दूरी पर ले जाएं, किया गया कार्य हमेशा और हमेशा 0 होगा, शून्य होगा। 1 मीटर हो, 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 50 मीटर हो, जवाब आपका होगा शून्य। सी के साथ बढ़ेंगे आगे। आइए पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है बाबू, पांचवा का जवाब समझेंगे और दम आज गर्दा मचा देंगे आज के सेशन में। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला प्रश्न पांचवा, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। खोखले गोलीय चालक नाम आ गया है, खोखला गोलीय चालक है, खोखला है और इसके अंदर का आपसे पूछा गया, आपसे आवेश क्या होगा? तो याद रखेंगे अगर खोखला है आवेश का मान हमेशा शून्य होता है, ऑप्शन सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन सी इज राइट। आ गए बाबू छठा प्रश्न के पास, बताते हैं इसका जवाब क्या होता है, कैसे होता है। प्रश्न क्या है, एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है, mF का मतलब हुआ मिली फैराड, को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो चालक की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? तो देखिए स्थिति ऊर्जा एकदम नॉर्मल है, आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। E जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जाना जाता है, तो यह आपका होता है 1/2 CV², इसका मान हो जाता है CV²। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 C का वैल्यूएशन अर्थात धारिता दिया गया, देखिए 20 मिली फैराड, तो 20 लिख लीजिए और मिली को चेंज कीजिए तो 10 का पावर -3, इसको आप चेंज कर लिए फैराड में, और 1000 वोल्ट था तो 1000 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 3 है, यहां पर हो जाएगा प्यारे 6। कैलकुलेट कीजिए, ये कटाइए 2 से 10 बार में कटा, टोटल कितना आया? तो 10 का पावर 6 और 1 हुआ 7, 7 में से 3 घटाइए तो बचा 4, और ये किस ऑप्शन को टच करता है? बी को। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा छठे का ऑप्शन नंबर बी। एकदम आज के सेशन में मजा आने वाला है, एकदम पक्का बता दे, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टच करेंगे, एकदम सोच लीजिएगा। सेल का ईएमएफ मापा जाता है, ईएमएफ को हम लोग शॉर्ट में बी व ब भी लिखते हैं, अर्थात विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग देखिए यहां पर ईएमएफ लिखा हुआ है, तो याद करें सेल का विद्युत वाहक बल कभी भी बाबू मापा जाएगा विभवमापी से। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। वोल्टामीटर से भी मापा जाता है, लेकिन वोल्टामीटर यहां जो होगा ये गलत होगा क्योंकि उसकी शुद्धता विभवमापी से कम होती है। सही जवाब, सटीक जवाब हम आपको बताएंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 8वां नंबर, 8वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 100% इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का धारा नियम कौन सा था? तो धारा नियम याद कीजिए, जो एक संधि पर अगर धारा इस प्रकार से आए और यहां से निकले तो इस नियम को हम लोग नाम दिए थे धारा नियम या प्रथम नियम या संधि नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो धारा जो नियम है वो किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखें कि अगर ये 2 एम्पियर 4 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है तो ये हमारे पास जब निकलेगा तो 6 एम्पियर, मतलब इसमें आवेश संरक्षित होता है। जब इसकी क्रिया होती है तो कौन सा संरक्षित होता है? चार्ज, अर्थात इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी। आ गए 9वें क्वेश्चन में, बहुत जल्दी सेशन समाप्त करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम दिखाएंगे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करके बताएंगे, आप कहीं एकदम नहीं हिलेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधी बता देते हैं, सी ऊर्जा को मापा जाता है। लेकिन आपके दिमाग में होगा सर ऊर्जा का तो ऐसा ही मात्रक जूल होता है। याद रखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। लिहाजा ये बताया जा क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता दे बाबू कि ये ऐसा ही मात्रक है और ये छोटे मात्रक को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊर्जा का जो छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। 10 का जवाब क्या होगा समझते हैं। प्रश्न क्या है
ये देखते हैं। प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण, मतलब बल आघूर्ण का मान क्या होगा। मतलब यह है, देखिए फिर से टॉर्क क्यू का वैल्यू पूछ दिया गया। तो टॉर्क क्यू का वैल्यू हमेशा हमेशा वेक्टर एम और बी जो चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली जाती है। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, ए ऑप्शन को। मतलब 10वीं का राइट आंसर होगा मेरे सभी साथी ऑप्शन नंबर ए। 11, बहुत जल्दी हम लोग 11 में आ गए। एकदम मजा आ रहा है आज के सेशन में, गर्दा उड़ा देंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम पक्का याद रखेंगे, हिलेंगे नहीं, एकदम कहीं जाएंगे नहीं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, तो इसके लिए संट का मान होना चाहिए। संट काफी ज्यादा, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे कि ये जो संट होता है बाबू, ये कम प्रतिरोध का एक तार का टुकड़ा होता है, जिसको हम लोग संट के नाम से जानते हैं। अधिक प्रतिरोध हो गया तो वो विद्युत फ्यूज के नाम से जाना जाता है। तो यह संट, तो संट में 1% की क्या की गई है कमी, तो 1% इसको निकालें कैसे। दम नॉर्मल चीज है, आपके सामने पहले हो गया गैल्वेनोमीटर, जितना प्रतिशत बाबू कम किया गया उतना प्रतिशत आप 100 में से घटा लो, आपके सामने आ जाएगा बाबू आंसर, अर्थात G/99। ऑप्शन कौन है, ए, और ए ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे आगे, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निकलते हैं 12 में आ गए। देखिए आपके इसी जुनून को बनाने के लिए 12 क्वेश्चन पे आ गए, टाइम भी नहीं लगा। आपको पढ़ाने में और आपको बताने में जो मजा है वो किसी चीज में मजा नहीं है। आइए देखते हैं 12। किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगनी, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, दुगनी बोला है, दुगनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो देखिए कुंडली की त्रिज्या क्या गया है, दुगनी, मतलब मोटा हो गया है। तो जैसे ही मोटा होगा उसका चुंबकीय तीव्रता जो होगा वो कम होगा। दुगना जैसे कुंडली के करेंगे, तार की तीव्रता के कारण कुंडली दुगना हुआ तो आधा हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 13 नंबर प्रश्न क्या है, सवाल, इसको तो गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। ये गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है, दम मजा आएगा इस क्वेश्चन का जवाब देने में। देखते हैं क्या जवाब होता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखेंगे बाबू, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, तो ये कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। पहली चीज, डायनेमो जो होता है एसी और डीसी दोनों प्रकार के करंट उत्पन्न करता है। डायनेमो एक प्रकार का विद्युत जनित्र है जो जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। कई सारी बात हो गए। अब आ जानते हैं कि इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। इसका कार्य सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 देखिए, 14 का जवाब दीजिए। 14 क्या है, प्रश्न क्या है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, और भी कई सारे मात्रक हैं, जैसे यहां पर देख सकते हैं वीवर, ये चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो यहां पर हम बताएंगे कि स्वप्रेरकत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है बाबू, वो होता है हेनरी। एच से इसको दर्शाया जाता है। 15 का जवाब ढूंढते हैं, मजा आएगा इस क्वेश्चन में भी। क्या जवाब है, एकदम समझिए। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब देखिए पहले तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि यहां पर ट्रांसफार्मर है ऊंचाई। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक आता है आपका अपचाई, एक का नाम होता है अपचाई, और एक यहां पर लिखा हुआ है उपचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो आपके सामने हम समझा दे कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर अगर पूछा गया है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो कुंडली होती है, इसमें द्वितीयक कुंडली जो हमारे पास होता है, ये जो द्वितीयक कुंडली होता है इस प्रकार से बनाते हैं इसमें। तो द्वितीयक कुंडली में अगर इसमें तार के फेरों की संख्या N1 है और इसमें तार के फेरों की संख्या N2 है, तो अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है बाबू, मतलब सेट अप ट्रांसफार्मर है, तो ये N2 का मान ज्यादा होगा, इसमें तार के फेरों की संख्या ज्यादा होगी। किसकी अपेक्षा, N1 की अपेक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, N2 ग्रेटर देन
N1। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। लेकिन अगर अपचाई होता तो जस्ट इसका उल्टा होता, इस बात को याद रखते हैं। 16 देखिए, 16 का जवाब क्या है? जवाब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो एलआर परिपथ अगर आप रचना बनाते हैं एल और आर का, तो आपके सामने ये जो वैल्यूएशन आते हैं, तो सबसे पहले तो आर हो जाएगा ऊपर और उसके रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस इसका प्रतिबाधा जो आपको एल के लिए डिनोट किया जाता है वो होता है ओमेगा एल, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा आ गया। ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच किया, मिला बाबू ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इस प्रश्न में हम सही बढ़ेंगे ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट अगला 17 प्रश्न क्या है? किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान अनुपात होता है। तो देखिए, अगर अक्षीय पहले है निरक्षीय बाद में है तो ये 1 होगा और ये आपका हो जाता है 2, मतलब 1:2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, महत्वपूर्ण का बाप, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? याद रखेंगे, चुंबकीय ध्रुव की बात कहा है। अगर ये आपका पृथ्वी है बच्चों, तो चुंबकीय ध्रुव ऊपर और नीचे होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, जो नॉर्थ और साउथ के रूप में जाना जाता है। तो इस पर जो नमन कोण होता है वो बाबू होता है हमारा, सब लोग जानेंगे, वो होता है 0 डिग्री, अर्थात ए ऑप्शन सही। लेकिन अगर ये विषुवत रेखा पर पूछा हुआ होता तो इसका जवाब आपको देना पड़ता 90 डिग्री। याद रखेंगे, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 0 डिग्री, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न 19 नंबर स्क्रीन पर आ गया है, देखो बाबू जल्दी बताओ इसका आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब ऐसा तरंग जिसको गुजरने में अर्थात संचरण करने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे तरंग को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो किसके संचरण की दिशा में गति करती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा वेक्टर बी के समानांतर, अर्थात ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे इस 19 प्रश्न में आगे। आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी प्यारे 20वें क्वेश्चन में। 20वां का जवाब दो, फटाफट बता दो क्या होगा इसका जवाब। देखते हैं कितने बताते हैं। ये हमें पता है, सब कोई बताएंगे। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता किसके कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे, कोई किंतु परंतु यहां होता ही नहीं है। 21 आ गए बाबू 21 में। चलो 21 देख लो। 21 दो लेंस जिनकी क्षमता -15D और +15D है, तो समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या है? तो 0 हो गया। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट देखो, थोड़ा सा इंग्लिश वाले सेक्शन में देखो मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर मेरे पास जो डायप्टर दिए हैं वैल्यू वो -15 और +5D है। तो देखिए -15D और प्लस करते हैं 5D, टोटल वैल्यू आता है -10D। ये आपका आ गया पावर, लेकिन हमको बताना है क्या? उसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालेंगे, सेंटीमीटर में निकालना है, 100/f कीजिए। तो 100 में f का वैल्यू है -10, कटाइए 1 0 से 1 0, मतलब टोटल मिला -10 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है देखिए जल्दी से। तो ये आपको मिला है -10, ए ऑप्शन में। प्रश्न का आंसर ए सही होगा। थोड़ा सा यहां पर 5 केवल होगा, 15 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 22 का जवाब देंगे। 22 क्या है देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, किंतु परंतु एकदम नहीं, एकदम टन्ना मारिए इसको, काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23 का जवाब ढूंढते हैं। 23 क्या है बाबू? हमारा 23 है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है।
आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो याद करो, बेलनाकार लेंस का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? याद रखें, निकट दृष्टि दोष में हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस को, दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस को, जरा दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस को। और यही आपके सामने बेलनाकार लेंस, जरा दृष्टि में करते हैं बाइफोकल लेंस को, नाम है बाइफोकल लेंस। और यहां पर जब अबिंदुकता आ जाता है, एस्टिग्मेटिज्म आता है, तो उसमें हम कहते हैं कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चारों आप याद रखेंगे एकदम अच्छे से। 24 देखते हैं। बहुत जल्दी हम लोग सेशन आज समाप्त करेंगे। मजा आ रहा है सेशन में, और हम पहले ही बता चुके हैं एकदम क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, एकदम नजरअंदाज नहीं करेंगे, दम देखेंगे आप ध्यान से। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लेमडा के रूप में किसके समानुपाती होता है? तो याद रखेंगे कि इसकी तीव्रता जो होती है आई, ये समानुपाती होता है 1/4 अर्थात चतुर्फलक के। और ये देखिए 1 लेमडा का पावर 4 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 25 देखिए, दम आराम से, दम क्वेश्चन को दम मजे से बनाएंगे हम लोग। 25 देखिए, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो कोई भी पतला फिल्म है उसको रंगीन देखने का जो मेन कारण होता है, वो मेन कारण होता है आपका व्यतिकरण। इस प्रश्न में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए ए के साथ बढ़ा जाए, ज्यादा कुछ अंतु परंतु करना ही नहीं आपको। 26 इसमें क्या बताना है? तो बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है। तो बूस्टर का नियम दम याद रखेंगे, इसका वैल्यूएशन होता है म्यू इक्वल टू, और म्यू बराबर आपका होता है बाबू 10 IP। देखिए कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। 26 में हम कहेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 देखिए, 27 आपको बताना है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होता है? तो लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा याद रखे दम, एकदम रट्टा मारिए, बी ऑप्शन, नहीं तो कहीं लिख लीजिए इसको, एकदम एग्जामिनेशन में आने के लायक क्वेश्चन है। फोटोन की ऊर्जा h लेमडा बाई सी होगा, बी ऑप्शन सही है होगा। 28 देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? यह भी हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बता चुके हैं। तो दृश्य प्रकाश मतलब आपसे पूछा गया है विजिबल रीजन में, तो बॉमर श्रेणी होगा। कई सारे श्रेणी होती है, बॉमर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी, तो इसका सही जवाब होगा दृश्य प्रकाश में ऑप्शन ए बॉमर श्रेणी। 29 देखिए, 29 का जवाब दीजिए प्यारे, हमारे सभी प्यारे बच्चों। 29 का जवाब दीजिए, जवाब क्या होता है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में आवेश रहित कौन है? आवेश रहित बताना है, मतलब जिस पर कोई आवेश ही नहीं होता है। अल्फा कण होता है भाई, प्लस होता है, बीटा कण माइनस होता है, फोटोन अरे वाह प्लस होता है। यहां तो सारे मिल गए, पहले आयन वाले अर्थात आवेश वाले, फोटोन नहीं होता है क्योंकि इस पर केवल ऊर्जा होती है। 30 देखिए, 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, नाम उसी तरीके से अर्धायु, कहीं नहीं जाइए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाम उसी के जैसा होता है। 31 को देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, अभी शेयर कीजिए, नहीं शेयर किए तो एकदम शेयर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, बहुसंख्यक धारा प्रवाहित होने वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। चलो इसी हाथों जल्दी से देख लेते हैं आपका 32वां प्रश्न। 32 क्या है? पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होती है? तो निवेश आवृत्ति का निर्गम आवृत्ति जस्ट 2 गुना होता है। 50 का दुगुना कीजिए, आएगा कितना? 100 हर्ट्ज। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज। आ गए 33 नंबर। 33 क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नंद गेट।
इसके तो बारे में तो आपको पता होगा। नंद गेट पहले ये समझिए, नंद गेट बना हुआ है बाबू नॉट गेट और एंड गेट से। ये दोनों को जब मिलाया जाता है ना, तो इस दोनों को मिलाने से बन जाता है आपका कौन सा गेट? नंद गेट। अब नंद गेट का पूछा गया बूलिय व्यंजक, दम आसानी से बताते हैं। एंड गेट का बूलिय व्यंजक ए डॉट बी, और उसमें नॉट लगाइए, रैकरिंग चढ़ाइए, अर्थात ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच किया, सी ऑप्शन को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी 34 देखते जाइए। दार्शनिक संख्या 15 का द्विआधारी मान कितना होगा? तो 15 को आप द्विआधारी में कन्वर्ट कर लीजिए दम नॉर्मल तरीके से, 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14। शेषफल को किनारे लिखा जाता है, फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाते हैं तो ये कटेगा आपका 3 बार में, शेषफल 1 बचेगा, फिर 2 से कटाइए, ये कटेगा 1 बार में, शेषफल बचेगा 1, और उल्टे क्रम में यहां से आपको लिख देना है। तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 1 इस तरीके से, और यही हुआ इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन टच किया? सी। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज आ गए हैं बाबू हमारे अगले क्वेश्चन में, जो है 35वां नंबर, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। रट्टा मार लो इसको, एग्जामिनेशन में आएगा, एकदम लिख लो ये। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? एकदम याद करो, इसका सही आंसर होगा 35 का, वो हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। याद रखें, सारे ऑप्शन वही है, लेकिन याद रखेंगे MHz मेगाहर्ट्ज ऑप्शन में देखना है, दूसरा आपको भूल के भी नहीं देखना है। तो उम्मीद करते हैं इस 35 क्वेश्चन में आप काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किए होंगे। तो कमेंट में जरूर बताइए आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए थे, और आप किस जिला से इस वीडियो को देख पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।